नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि एजुकेटेड गैस यानी तुक्का कैसे लगाया जाता है, कैसे स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाया जा सकता है। तो ये क्या होता है, कितना साइंटिफिक है, कितना यूज़फुल है और किसके लिए यूज़फुल है, यही सब बात करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से इसको समझिए कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अच्छे ढंग से साल भर पढ़ाई की है, लेकिन कुछ एक दो प्रश्नों की वजह से उनका सिलेक्शन रुकता है। तो उन प्रश्नों के लिए वो इस तरह का जो ये एजुकेटेड गैस है, साइंटिफिक गैस है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको इससे लाभ होगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि आखिर करना क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ ये समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ सर्वे बताते हैं कि 5% प्रश्न एग्ज़ाम में छात्र खुद गलत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एग्ज़ाम डे का प्रेशर होता है। सेंटर हॉल के अंदर और सेंटर तक वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर और नर्वसनेस क्रिएट कर देती है, जिसके कारण वो 5% प्रश्न खुद ही गलत कर लेते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, प्रमुख रूप से ये जो नर्वसनेस है इसका कारण होता है, घबराहट का कारण हो नर्वसनेस है, घबराहट है, ठीक से नींद ना लेना है, खाना सही ढंग से कुछ दिन पहले से ना खाना है, कन्फ्यूजन होना शुरू होना है, भविष्य की चिंता है, फोकस करने में प्रॉब्लम है, एकाग्रता की कमी है, कंपटीशन की भावना, दूसरा मुझसे श्रेष्ठ है ऐसी भावना, मेरी तैयारी पूरी नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं है, अंतिम समय तक पढ़ते जाना, एग्ज़ाम सेंटर तक पढ़ते हुए जाना, एग्ज़ाम सेंटर में बुक रखना है, एग्ज़ाम सेंटर में छात्रों से फैक्ट पर डिस्कशन करना। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखकर छात्र के दिमाग में बहुत ज़्यादा डर, घबराहट, नर्वसनेस आती है। और इस डर, घबराहट, नर्वसनेस के कारण वो लगभग 5% ऐसे प्रश्न जिनके आंसर सामान्य परिस्थिति में वो दे सकता था या उससे बनते थे, वो भी गलत होते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, यानी सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले से ही रिलैक्स महसूस करना है, ये सोचकर कि अब उन्होंने जो एफर्ट पिछले साल भर से जो पढ़ाई की है वो पर्याप्त है, और अब उस पढ़ाई का जो टेस्ट है वो होने वाला है। यानी वो अपना कर्म कर चुके हैं, अब उन्हें फल की प्रतीक्षा करना चाहिए, अब उनको डर, घबराहट से दूर रहना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि पेपर को हल करने के क्या तरीके होते हैं। तो देखिए, आमतौर पर आप ध्यान रखें, पेपर को 3 फेसेस में बांटकर हल करने का प्रयास करें। यानी इसका अर्थ है कि आपको पेपर को कंटिन्यूस 1 से लेकर 100 प्रश्नों को कंटिन्यू हल नहीं करना है, बल्कि इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। वो पार्ट्स कौन से हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, ये जो 3 राउंड हैं, तो राउंड 1 जो है उसमें आपको वो प्रश्न हल करना है जो 100% आंसर आपको पता है। चाहे वो 1 नंबर प्रश्न हो, फिर 3 हो, फिर 5 हो, फिर 8 हो, फिर 11 हो, फिर 15 हो, ऐसे हल करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे नंबर पर रुक गए, तीसरे और 5वें नंबर पर रुक गए। आपको कंटिन्यूस ना करने की जगह जो बनते जा रहे हैं उसे हल करते जाइए। तो ये है राउंड 1। फिर आता है राउंड 2। राउंड 2 में ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है जिसमें 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, मतलब आपको किन्हीं 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही है, यानी 4 में से 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, 2 ऑप्शन आपको बनते हैं, पता है कि ये गलत है। तो सेकंड राउंड में उन प्रश्नों को हल करना है। फिर आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में ऐसे प्रश्नों को हल करना है बहुत ज़्यादा टफ हैं, कठिन हैं, ऐसे प्रश्नों के चारों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, प्रश्न बहुत लंबे हैं, उनकी भाषा बहुत कंफ्यूज कर रही है आपको, प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। तो आपको राउंड 3 में क्या करना है कि आपको ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आगे बढ़ते जाना है। तो ये राउंड 1, 2 और जो 3 है, इसमें जब आप पहला राउंड हल करेंगे और अगर आपकी 1 वर्ष की ठीक ठाक तैयारी है, तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह के प्रश्न आते हैं पीएससी में, प्रारंभिक परीक्षा में, 1 साल की तैयारी वाला बहुत ही इजीली 50-60 प्रश्न हल कर लेता है। तो राउंड 1 में आपके 50-60 के आसपास या 45 से 50 प्रश्न हल हो सकते हैं, और ये संभव है, ये होता भी है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप 45-50 क्वेश्चन पहले राउंड में हल कर लेंगे, जो
बिल्कुल सही थे, तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि होगी, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और यही कॉन्फिडेंस आगे आपको राउंड 2 और राउंड 3 में प्रश्न को हल करने में सहायता देगा। यही जो मैं शुरू में बात कर रहा था, जो नर्वसनेस है, जो डर है, जो घबराहट है, एक बार आपने उसको काबू पा लिया, इस तरह से प्रश्न हल करके पहले राउंड में जो आपसे सही ढंग से बन रहे थे, तो आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि ही आगे आपको हल करने में मदद करेगा। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे जो तुक्का लगाने का, साइंटिफिक तुक्का लगाने का प्रोसेस है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी गलत ऑप्शन को छांटना। गलत, सही ऑप्शन को छांटना नहीं, ये छांटना कि इनमें ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं। जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे 2-3 बार, तो आपको उसकी भाषा से ये समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, यानी ये हो सकता है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो रॉन्ग ऑप्शन है एलिमिनेशन, वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई तीसरा तरीका। फिर इसके बाद चौथा तरीका जो इस्तेमाल होता है एजुकेटेड गैस का, उसमें एक शब्द आपने कई बार ऑप्शन में देखा होगा जो आता है, जिसको हम कहते हैं इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। कई बार ऑप्शन जो डी होता है उसमें लिखा रहता है, 3 में ऑप्शन दिए जाते हैं और डी में लिख दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सर्वे हैं, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो सर्वे हैं ये क्या हैं, ये 10-20 साल के, पिछले 10-20 साल की जो MPPSC हुई हैं और विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, राज्य परीक्षाएं हुई हैं, केंद्रीय परीक्षाएं हुई हैं, तो उनमें जो छात्रों ने परीक्षा दी है और अपने अनुभव बताए हैं, उसके आधार पर ये सर्वे। तो इन सर्वे में माना गया है कि अगर किसी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो 67% चांस है कि वही ऑप्शन राइट होगा। मतलब अगर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव है, तो वही राइट आंसर होगा, तो वही राइट ऑप्शन होगा। तो ये दूसरा ध्यान रखिए। फिर इसके बाद पांचवा तरीका है, वो है सेम ऑप्शन एलिमिनेशन। अब सेम ऑप्शन एलिमिनेशन का अर्थ होता है, आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए बी सी और डी है, उसमें हो सकता है 2 ऑप्शन में आपको लगभग एक जैसे ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2019, ऑप्शन बी में लिखा है वर्ष 1919। तो इससे आपको 2 चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपका जो राइट आंसर है वो सेम ऑप्शन में ही होना चाहिए, या तो वो 2019 होगा या 1919 होगा। इसी तरह से अगर ऑप्शन में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी लिखे हैं, ये भी सेम ऑप्शन है, मतलब राइट आंसर इन दोनों में से कोई होगा। तो इससे आपको फायदा क्या होता है, कम से कम 2 जो रॉन्ग ऑप्शन है वो आपको समझ में आ जाते हैं कि ये 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, आंसर इनमें से ही। तो आपके लिए राइट आंसर छांटना ज़्यादा आसान हो जाता है, फिर दिमाग पर और जोर लगा के याद करके आपके लिए आंसर देना आसान होता है। चलिए, फिर नेक्स्ट तरीका है, छठवां पॉइंट है, इफ क्वेश्चन विल बी लॉन्ग डिटेल्ड देन राइट ऑप्शन यानी आंसर विल बी स्मॉलर वन। इसका अर्थ है, अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछा गया है जिसमें बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है प्रश्न में, तो पूरे चांस हैं कि उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सबसे छोटा वाला होगा। आप अगर कुछ प्रश्नों को, जो आपने MCQ हल किए होंगे कुछ पिछले समय में, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जिनमें बहुत लंबे आंसर होते हैं, मतलब क्वेश्चन होते हैं, विस्तार से चीज़ों को बताते हैं, उनके आमतौर पर जो आंसर निकलते हैं वो छोटा वाला ऑप्शन ही राइट निकलता है। तो ये भी एक तरीका है। देखिए, हम बात कर रहे हैं तुक्के मारने में भी जो साइंटिफिक अप्रोच है उसकी, तो इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है चेक अपर एंड लोअर क्वेश्चन सिक्वेंसिंग और रो फॉर डिफरेंट ऑप्शन। अब ये क्या होती है, तो ये होता है, उदाहरण के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 14 हल किया जिसका राइट ऑप्शन था ए। क्वेश्चन नंबर 15 में अभी आपको हल करना है और क्वेश्चन नंबर 16 आपने हल किया जिसका आंसर था सी, राइट ऑप्शन था सी। तो इससे भी आपको एक तुक्का जो आप मार सकते हैं वो ये मार सकते हैं कि आपको सिक्वेंसिंग में ये पता चल गया कि आप जिस क्वेश्चन में फंसे हुए हो उसके ऊपर वाला राइट आंसर था ए,
और नीचे वाला उसका राइट आंसर था सी। यानी आपके पास अब दो ऑप्शन आ गए कि इसके राइट आंसर होने की संभावना बी या डी में से एक हो सकती है। देखिए ये बात हो रही है तुक्के की, वो भी एजुकेटेड साइंटिफिक तरीके से। तो ये भी एक तरीका होता है कि ऊपर नीचे के आंसर को आप चेक करके अगर देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर नीचे के आंसर अगर अलग अलग हैं तो बीच का आंसर भी तीसरे किस्म का हो सकता है। देखिए ये साइंटिफिक अप्रोच से ये साबित हुआ है कि इसमें संभावना काफ़ी रहती है कि दो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो तीसरा वाला अलग होने की संभावना बनती है। लेकिन इसका अपवाद भी है, वो आगे हम देखते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद है सिक्वेंसिंग। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। कई बार आप देखेंगे कि आंसर की सिक्वेंसिंग बनाते हैं, वो राइट ऑप्शन की सिक्वेंसिंग बनाते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों के आंसर जो राइट ऑप्शन हो वो ए हो सकता है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 इनमें जो सिक्वेंसिंग बन रही हो वो बी की बन रही हो सकता है कोई भी आंसर 85, 86, 87 की सिक्वेंसिंग बन रही हो, सी ऐसी बनती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसी सिक्वेंसिंग भी बनती है। तो ये आपके कहाँ काम आएगी? ये काम आएगी, उदाहरण के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं 45, 46, 47 और 45 का आंसर भी ये है और 47 का आंसर भी ये है। तो इसका मतलब है कि आपको एक चांस में, अगर आप 46 में अटके हुए हैं तो आप इस सिक्वेंसिंग को दिमाग में लेते हुए इसमें भी ए लगा सकते हैं। तो ये हुआ सिक्वेंसिंग का, कि अगर सेम सिक्वेंसिंग बन रही है तो कई बार 3-3-3 की सिक्वेंसिंग सेम आंसर की बनती है, सेम ऑप्शन की बनती है। तो इसे भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये भी आपका सिक्वेंसिंग या रो का खेल है। फिर नेक्स्ट तरीका है तुक्के का, वो है प्रश्न पढ़कर बिना ऑप्शन देखे उत्तर याद करने की कोशिश करना। देखिए ये तब इस्तेमाल होता है जब आपको प्रश्न पढ़ते समय समझ में आ रहा है कि आपको प्रश्न कंफ्यूज कर रहा है, तो आप ऑप्शन देखिए ही मत। आप क्या करिए, उस प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए, ऑप्शन देखिए ही मत, और उसके बाद 2-3-4 सेकंड को दिमाग आंख बंद करिए और दिमाग में उसके आंसर को सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आंसर आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पहले और हो सकता है ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए ऑप्शन देखिए ही मत। क्वेश्चन पढ़िए 2-1 बार, आंख बंद करिए, 4-5 सेकंड में आंसर को याद करने की कोशिश करिए। बहुत चांस रहते हैं कि वो राइट आंसर आपको उसी समय याद आ जाए, और फिर आप ऑप्शन को देखिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा राइट आंसर को लगाना। चलिए नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्शंस। देखिए जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं, एमसीक्यू की बात करते हैं, तो जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो 100 क्वेश्चन में होगा आंसर के रूप में, वो ऐसा तो नहीं होगा कि ए के ही 90 आंसर दे दें वो, या बी के ही 90 आंसर दे दें, या सी में 80 आंसर दे दें और डी में 70 आंसर दें। तो ऐसा नहीं है, एक विशेष एवरेज में ही ये ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब वो विशेष एवरेज क्या है? तो सारे सर्वे से और सारे एक्चुअल आंसरों के एनालिसिस से समझ में आया है कि ये जो ऑप्शन ए बी सी डी हैं, ये लगभग 20 से लेके 25% के औसत में, एवरेज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सभी ऑप्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, थोड़ा सा आप पहले पिछले 5-4 पीएससी का, एमपीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है उस पर ध्यान दीजिए। ये एक्चुअल आंसर हैं एमपीपीएससी के पिछले 4 एमपीपीएससी प्री एग्जामिनेशन के। इसमें आप देखिए ऑप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया। तो 2017 की जो पीएससी थी उसमें ए आंसर 17 बार आया है, 2018 में ए ऑप्शन 16 बार राइट आंसर था, 2019 में 31 बार ए राइट आंसर था, और 2020 जो लास्ट पीएससी हुई है उसमें 30 बार राइट आंसर ए था। इसी तरह से बी राइट आंसर 17 में 30 बार, 18 में 22 बार, 19 में 23 बार और 20 में 18 बार। इसी तरह से सी राइट आंसर 17 में 23 बार, 18 में 32 बार, 19 में 26 बार और 20 में 21 बार। और डी राइट आंसर 26 बार 17 में, 24 बार 18 में, 24 बार 19 में और 26 बार
20। ये ध्यान रखिए, ये एक्चुअल ऑप्शन है पिछली 4 एमपीपीएससी के एक्चुअल, ये एनालिसिस के बाद है। तो इसका अगर आप औसत निकालेंगे तो लगभग 20 से 25% का ही औसत आता है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, इससे आप क्या समझेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे तुक्के के लिए। तो इसका ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि आपको करना ये है कि आपको परीक्षा ख़त्म, मतलब जो आपका प्री का पेपर है, जब आप पूरा हल कर लेंगे लगभग 20 मिनट पहले आपको करना क्या है, अपने आपने जो गोले काले किए हुए हैं, उन गोले काले जो आपने किए हैं उनमें ऑप्शन को चेक कर लीजिए तुरंत। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये गिनती हो जाती है। मैंने खुद की हुई है इसलिए मुझे पता है 5 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगता, ये गिनती हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, डी के कितने हैं, और अब जो बचा हुआ ऑप्शन है जो एवरेज से कम आ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए आपने अगर देखा कि ए के 30 हैं, बी के 25 हैं, सी के लगभग 18 या 22 हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो डी का ऑप्शन है वो औसत से कम है। यानी अब आपको क्या एक फ़ायदा हो गया कि जो बचे हुए 10 क्वेश्चन थे जिसमें आपको कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है, जिसके आंसर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, चूंकि ये एवरेज डी का भी कम दिख रहा है, तो आप इन 10 में मोस्ट ऑफ द आंसर डी के लगा सकते हैं। तो इससे कुछ और प्रश्न आपके सही होने के ऑप्शन बन जाएंगे, और ये भी साइंटिफिक है, पूरी तरह से एनालिटिक तरीके से, तो इसे भी ध्यान रखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट, बहुत ही नया प्रश्न हो जिसको आपने कभी ना पढ़ा हो, तो उस स्थिति में क्या करें। तो देखिए, सर्वे बताते हैं कि जो प्रश्न नया है, बिल्कुल न्यू प्रश्न है, वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब करता है, आंसर आपको पता नहीं होता है। तो इसको बिल्कुल लास्ट के लिए रखिए, ऐसे प्रश्नों को जो बिल्कुल नए हों। इससे कॉन्फिडेंस खराब मत करिए। अगर हो सकता है आपने आंसर हल करना शुरू किया और तीसरे नंबर पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं, उसे छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल लास्ट में देखिए, वहाँ टिक कर दीजिए पेंसिल से कुछ। तो इस प्रश्न को सबसे लास्ट में वो तुक्के वाली श्रेणी को इस्तेमाल करते हुए हल करना है, ठीक है, सबसे लास्ट। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना है जो छात्रों को बहुत कंफ्यूज करती है, जब वो परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो वो आसपास देख के खुद को ही नर्वस करते रहते हैं, ये देखते हुए कि सामने वाला, आगे वाला, पीछे वाला, दाएं बाएं वाला बहुत तेज़ी से आंसर लगा रहा है, गोले काले कर रहा है। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, हर स्टूडेंट हर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता। कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हर स्टूडेंट के लिए होते हैं जिसका आंसर उसे पता नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी को कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में परेशानी आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आ रही है तो उसको नहीं आ रही, सबको आ रही है। तो फिर ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हर छात्र हर आंसर कर सकता है, कुछ ना कुछ आंसर में आपको परेशानी आने वाली है। तो इस समय क्या करें, इसका तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, एमपीपीएससी के प्री के जो 100 क्वेश्चन हैं, उन 100 क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी अभी तक हुआ है वो होता है जनरल मेल का। जनरल मेल का मैक्सिमम क्वेश्चन 76 में सिलेक्शन हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके पास भी 25 क्वेश्चन हैं गलत करने के लिए, कि अगर वो गलत भी करता है 25 क्वेश्चन तब भी उसके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि जो क्वेश्चन में आपको तकलीफ़ हो रही है, जहाँ आपको परेशानियाँ हो रही हैं, तो ऐसा मत सोचें कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कोई आपके पास 25 क्वेश्चन गलत करने के लिए हैं, तो आप क्या करें, उन टॉपिक्स को बेहतर ढंग से पढ़ के हल करने की कोशिश करें। उनकी अपेक्षा जिन टॉपिकों में आपको कन्फ्यूजन होती है, जिन टॉपिकों में आपको परेशानी होती है, उसके स्थान पर वो टॉपिक बेहतर कर लें जो आपको अच्छी तरह से पहले ही बन रहे हैं और उनको आपको बेहतर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ मत करें, क्योंकि हर आदमी हर क्वेश्चन हल नहीं कर सकता। फिर एक और अप्रोच है एट लास्ट, अगर कुछ भी नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शन सी लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई आपका फार्मूला काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ऑप्शन सी लगाइए। ये ऑप्शन सी इसलिए है
कि एज पर सर्वे ये समझ में आया है कि जो एग्जामिनर हैं वो छात्रों को जब पेपर बनाते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और वो कंफ्यूज तब होगा जब वो कम से कम 2 से 3 ऑप्शन को पढ़ लेगा। जब वो 2 से 3 ऑप्शन पढ़ेगा तभी कन्फ्यूजन होगी। इसलिए ऑप्शन सी के सही होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये एक सर्वे से पता चला। और लास्ट में एक चीज़ और ध्यान रखें कि आखिर आपको सिलेक्शन कौन से टॉपिक कराएंगे प्री में, एमपीपीएससी में, तो ध्यान रखिए उसके लिए जो फर्स्ट 5 हैं यही आपको सिलेक्शन कराते हैं। तो ये एक्चुअल प्रश्न है पिछले 4-5 पीएससी के, जिसमें एमपी जीके में, इंडियन हिस्ट्री में, करंट अफेयर में, ज्योग्राफी में और जनरल साइंस में। ये 5 वो टॉपिक हैं जो आपका सिलेक्शन करा देते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। तो आपको जब पढ़ना है तो आपको अपना फोकस रखना है एमपी जीके, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और जनरल साइंस। इनको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इनके क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि आपका लगभग सिलेक्शन का आधार यही 5 टॉपिक बन जाएंगे। और इनके बाद बचे हुए जो ये 5 टॉपिक हैं, इनमें थोड़ी बहुत रिस्क अगर आप लेना चाहें किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में तो ले सकते हैं, लेकिन ये 5 तो आप बेहतर कर लीजिए। तो ये है तुक्का लगाने का कुछ साइंटिफिक तरीका, अप्रोच। देखिए ये उन छात्रों के लिए मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने पूरी तैयारी की है, 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन में उन्हें तकलीफ होती है, तो उनके लिए है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।